प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास पाठ 1 में ही अब अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। जिस पाठ का अध्ययन कर रहे थे उसी पाठ का अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें हम देखेंगे नेपोलियन के शासन के बारे में। नेपोलियन का शासन, जब नेपोलियन गद्दी पर बैठा तो उस समय वह किस प्रकार का शासन चाहता था और उसने कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपने शासन के अंतर्गत की। प्रिय भाई बहनों, जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो प्रजातंत्र को हटा करके, यानी जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र, प्रजा के अधिकारों को हटा करके वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना कर दिया। अब राजतंत्र की स्थापना के अंतर्गत नेपोलियन ने 2-3 और परिवर्तन किए। पहला तो यही था कि प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना करना। दूसरा था कानून के सामने सबको बराबर रखना, यानी जो भी व्यक्ति है उस समाज का, चाहे वो पहला व्यक्ति हो चाहे वह अंतिम व्यक्ति हो, सभी के लिए कानून के सामने सबको बराबर की स्थिति में रखा जाए। ठीक इसी प्रकार नेपोलियन जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उस समय संपत्ति के अधिकारों या संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो संपत्ति थी, जो फ्रांस की संरचना थी, उसमें 90% क्या थे? कुल जनसंख्या के 90% किसान थे और 10% कुलीन वर्ग था, यानी मध्य वर्ग कुलीन वर्ग को लेकर के था। लेकिन जो ज़मीनों का हिस्सा था उसमें 20%, यानी ज़मीनों के कुल हिस्से में 20% जो हिस्सा था वह किसके पास था? पादरियों के पास। यानी जो संपत्ति का बंटवारा था वह क्या था? एक समान वितरण उसका नहीं था और संपत्ति का जो अधिकार था वह सुरक्षित भी नहीं था। इसलिए जब नेपोलियन शासन पर बैठा तो संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। चौथा, उसने एक और सुधार किया जिसका नाम है भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाना। ठीक है, जागीरदारी यानी जो जागीरदारी ली जाती थी उसको क्या कर दिया उसने? मुक्ति दिला दी। वहाँ के जो किसान थे उन किसानों को मुक्ति दिला दिया। अगला जो 5वां स्टेप उसने उठाया वह यह था कि सभी वर्ग को समान रूप से रखना, यानी कि सभी के लिए समान व्यवस्था करते हुए सभी को समान रूप से रखने की भी उसकी परिकल्पना उसके शासन में समाहित थी। अब जो अगला टॉपिक आता है हमारे सामने वह आता है इटली का एकीकरण। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा था उस समय इटली की क्या भूमिका थी उस राष्ट्रवाद के उदय में, इसको भी हम इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। 21वीं सदी के मध्य में, जब 21वीं सदी का मध्य जिस समय चल रहा था उस समय इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। ठीक, 1830 के दशक में जो जोसेफ मेजनी था, वहाँ का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया कि एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। यानी इटली के एकीकरण के लिए यदि प्रथम व्यक्ति कोई था जिसने प्रयास किया, उसका नाम क्या था? जोसेफ मेजनी। ठीक, कब प्रयास किया? 1830 में। थोड़ा सा डेट को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेट को भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन जो जोसेफ मेजनी था, क्या वह पहली बार प्रयास करने के बाद वह इटली को एकीकृत कर पाया? नहीं। दूसरी बार, यानी जो मेजनी था, मेजनी, काबूर एवं गैरिबाल्डी, ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। और इस एकीकरण के बाद, ठीक है, इस एकीकरण के बाद 1863 में इमैनुअल नामक एक व्यक्ति को, जिसको इमैनुअल द्वितीय भी कहते हैं,
को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से इटली का गठन हो गया। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। धन्यवाद।